कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे ट्रेस से मिलवाया जाता है, जो एक साधारण सा कार मैकेनिक है और जिसकी जिंदगी की गाड़ी वक्त से थोड़ा पीछे चल रही है। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और मशीनें अब इंसानों की जगह लेने लगी हैं। सड़कों पर एआई से चलने वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार दिखाई देती, जो इंसानों को बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े अपने आप ही उनकी मंजिल पर पहुंचा देती हैं। ऐसे आधुनिक दौर में भी कुछ लोग मौजूद थे जो पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों के शौकीन थे और ग्रे उनकी गाड़ियां ठीक करता था। यही उसका शौक था और यही उसका पेशा भी था। ग्रे से बिल्कुल उलट उसकी पत्नी आशा जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। वह कोबाल्ट नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करती थी। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। आज की शाम ग्रे एक पुरानी कार की डिलीवरी देने जा रहा था और उसका यह क्लाइंट काफी खास था, इसलिए उसने आशा को भी अपने साथ ले लिया ताकि वह भी उस प्रभावशाली शख्स से मिल सके। ग्रे उसे एक झील के किनारे खाली मैदान में ले आया जहां केवल दो बड़ी और खड़ी चट्टानें नजर आ रही थीं। उन्हीं चट्टानों के बीच एक छुपा हुआ तहखाना बना था जिसके अंदर एक विशाल और बेहद आलीशान घर मौजूद था। वहीं उनकी मुलाकात एरॉन कीन से हुई। एरॉन एक टेक जीनियस है जिसने बहुत ही कम उम्र में $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी है। उसकी कंपनी वेसल एआई कंप्यूटर्स बनाने का काम करती थी। एशा इस मुलाकात से काफी उत्साहित थी और उसने बताया कि वह भी कोबाल्ट नाम की टेक कंपनी में काम करती है जो मिलिट्री के लिए वेपन्स और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आशा ने मजाक में कहा कि जल्द ही हमारी कंपनी तुम्हारी बराबरी कर लेगी। एरॉन इस बात पर हल्के से मुस्कुराया और बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर उसने उन्हें इसका कारण दिखाने का फैसला किया। इसके बाद वह दोनों को अपनी लैब में ले गया जहां उसने अपना नया आविष्कार दिखाया। यह एक एआई चिप थी जिसे उसने स्टेम नाम दिया था। जब आशा ने पूछा कि यह स्टेम क्या कर सकता है तो एरॉन ने जवाब दिया कि यह सब कुछ कर सकता है। यह किसी भी सिस्टम को चला सकता है, किसी से भी बात कर सकता है और सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस भी सेकंडों में कर सकता है। एरन के अनुसार मानव जाति के लिए यह उसका सबसे बड़ा तोहफा है क्योंकि इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। इस बात पर ग्रे हंस दिया और तंज भरे लहजे में बोला कि तुम्हारा यह तोहफा न जाने कितने लोगों की नौकरी खा जाएगा। एरन बिना मुस्कुराए उसे घूरता रहा जैसे यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई हो। कुछ देर बाद ग्रे और आशा अपनी ऑटोमेटिक कार से घर लौट रहे थे। सफर काफी लंबा था और कार एआई के जरिए खुद चल रही थी, जबकि ग्रे और आशा एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी अचानक ग्रे को एहसास हुआ कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। आशा ने तुरंत कार को रुकने का कमांड दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी अब उनके कंट्रोल में नहीं रही। कुछ ही पलों में कार एक सुनसान इलाके में जाकर क्रैश हो गई। दुर्घटना बहुत भयानक थी, लेकिन किस्मत से ग्रे और आशा को शुरुआत में कोई गंभीर चोटें नहीं आईं। एआई कार ने तुरंत खुद ही इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया, लेकिन इतने में ही वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से 4 नकाबपोश आदमी उतरे जिन्होंने ग्रे और आशा को घसीटकर कार से बाहर निकाला और फिर उनमें से एक आदमी आशा के साथ बदतमीजी करने लगा। ग्रे ने घबराकर उनसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, कार, वॉलेट, मोबाइल सब ले लो, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उस क्रूर आदमी ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई और वह चीख भी नहीं सका। फिर उन हमलावरों ने ग्रे को भी दबोचा और उसे भी गर्दन के पीछे गोली मार दी। उन्होंने ग्रे और आशा का सारा सामान चुरा लिया और वहां से भाग गए। हालांकि ग्रे की सांसें अभी चल रही थीं, पर वह पूरी तरह लाचार हो चुका था। उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा, मगर वह हिल तक नहीं पाया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची, जहां से आशा की लाश बरामद हुई और ग्रे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 महीने तक चले इलाज के बाद ग्रे की जान तो बच गई, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया था। कंधे से नीचे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और अब ग्रे बस एक बेबस शरीर बनकर रह गया था। वह व्हील चेयर पर पड़ा रहता और खुद से ना उठ सकता था और ना ही खा सकता था। एक एआई रोबोटिक हैंड उसे खाना खिलाता और दवाइयां देता था। उसकी माँ उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ग्रे के लिए अब यह जिंदगी एक बोझ बन चुकी थी। उसके पास बस एक ही उम्मीद बची थी जिसके सहारे वह जी रहा था। वह अपनी पत्नी के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता था, लेकिन उसकी यह उम्मीद भी तब चकनाचूर हो गई जब पुलिस डिटेक्टिव कॉर्टेज ने ग्रे को पुलिस स्टेशन बुलाया और बताया कि आशा के कातिल अब तक नहीं पकड़े गए हैं। कैमरा घटना स्थल पर मौजूद था, लेकिन फुटेज बहुत ज्यादा धुंधली थी जिससे कातिलों की कोई पहचान नहीं हो सकी। डिटेक्टिव ने ग्रे को तसल्ली दी कि अगर वह मदद करे तो शायद कातिल मिल जाएं, मगर ग्रे समझ चुका था कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। वह जान गया था कि अब आशा के कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे। निराश और गुस्से में भरा हुआ ग्रे घर लौट आया और उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी के कातिल अब भी आजाद घूम रहे हैं। इस गहरे दुख में उसने पेन किलर का ओवरडोज ले लिया, जिससे वह अपना होश
खो बैठा। यह गनीमत थी कि उसके घर पर लगे एआई सिस्टम ने वक्त रहते एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, जिससे ग्रे की जान बच गई। लेकिन ग्रे अब जीना ही नहीं चाहता था और वह मायूसी से हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। तभी वहां दरवाजा खुला और अंदर उसका क्लाइंट एरोन आया। एरोन ने अफसोस जताते हुए कहा कि ग्रे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें दोबारा चलने लायक बना दूं तो। ग्रे यह सुनकर चौंक गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। एरोन ने उसे याद दिलाया कि क्या तुम्हें मेरी एआई चिप स्टेम याद है? अगर इसे किसी इंसान के अंदर फिट किया जाए तो वह बेहद तेज, ताकतवर और इंटेलिजेंट बन सकता है। अगर तुम्हारे शरीर में यह चिप लगाई जाए तो यह तुम्हारे ब्रेन और बॉडी के बीच टूटा हुआ न्यूरल कनेक्शन फिर से जोड़ देगी और तुम फिर से बिल्कुल पहले की तरह चल सकोगे। ग्रे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं तुम्हारे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लैब रैट नहीं बनना चाहता। मुझे बस सुकून से मरने दो। एरोन कुछ पल रुका और फिर बोला कि इसके बारे में एक बार सोच लो ग्रे। यह टेक्नोलॉजी तुम्हारी पत्नी को तो वापस नहीं ला सकती, पर तुम्हें एक नई जिंदगी जरूर दे सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि आशा भी यही चाहती होगी। इतना कहकर एरोन वहां से चला गया। अब ग्रे के पास जीने की कोई ठोस वजह नहीं बची थी, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल जरूर आया कि अगर वह ठीक हो गया तो अपनी पत्नी के कातिलों को खुद सजा दे सकेगा। इसी मकसद के साथ वह एरन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। एरन और उसकी मेडिकल टीम ने एक जटिल सर्जरी की, जिसमें ग्रे की गर्दन के पीछे एआई चिप स्टेम इम्प्लांट कर दी गई। स्टेम सीधे ग्रे के दिमाग से जुड़ गया। सर्जरी के बाद जब ग्रे होश में आया तो वह वास्तव में चल पा रहा था। विज्ञान के इतिहास में यह किसी बड़े चमत्कार जैसा था और ग्रे को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से पूछा कि आखिर मेरे शरीर को कौन चला रहा है, मैं या स्टेम? एरन मुस्कुराया और बोला कि रिलैक्स, मैंने तुम्हें कोई रोबोट नहीं बनाया है। तुम्हारा दिमाग सिग्नल भेजता है और स्टेम उसे एक्शन में बदल देता है। वह बस एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम करता है। अब ग्रे खुद को बहुत फुर्तीला महसूस कर रहा था और स्टेम की मदद से वह काफी तेजी से दौड़ भी सकता था। इसी बीच एरन ने ग्रे को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए दिया और कहा कि अब एक जरूरी बात, मेरे इस आविष्कार को सरकार से अनुमति मिलने में कई साल लग जाते और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने चोरी छिपे इसे तुम पर टेस्ट किया है और अब इस टेक्नोलॉजी को तुम्हें एक राज ही रखना होगा। भले ही तुम अब चल फिर सकते हो, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम्हें एक अपाहिज बनकर ही रहना होगा। ग्रे ने कोई सवाल नहीं किया और बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर चला आया। घर आकर दरवाजा बंद करने के बाद ही वह अपनी चेयर से उठा। तभी उसने देखा कि डिटेक्टिव कॉर्टेज उसके घर पर उसकी पत्नी के मर्डर की केस फाइल्स छोड़ गई थी, ताकि शायद ग्रे को उसमें कोई सुराग मिल जाए। ग्रे उस दिन पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज देखने लगा, लेकिन फुटेज साफ नहीं थी, जिससे कातिल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ग्रे गुस्से में शराब पी रहा था कि अचानक उसे एक आवाज आई, जिसने पूछा कि क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ग्रे चौंक गया और इधर उधर देखते हुए घबराकर बोला कि कौन है और सामने आओ। आवाज फिर आई कि शांत हो जाओ ग्रे, मैं हूँ स्टेम, यानी वही सिस्टम जो अब तुम्हारा शरीर चला रहा है और मैं तुम्हारे अंदर से ही बात कर रहा हूँ। ग्रे का गिलास हाथ से गिरते गिरते बचा और उसे लगा कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है। तभी स्टेम ने कहा कि तुम पागल नहीं हुए हो और सर्जरी के दिन से ही मैं तुम्हारे अंदर हूँ, इसलिए जो तुम देखते हो मैं भी वही देखता हूँ। ग्रे ने घबराकर पूछा कि क्या कोई और भी तुम्हें सुन सकता है? तो स्टेम बोला कि मुझे सिर्फ तुम सुन सकते हो। ग्रे ने अगला सवाल किया कि क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? जिस पर स्टेम ने जवाब दिया कि नहीं, और जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे तब तक मैं एक जेंटलमैन बना रहूंगा। फिर स्टेम ने पूछा कि क्या अब तुम सुनोगे कि मैंने फुटेज में क्या नोटिस किया है? ग्रे के हाँ कहने पर स्टेम ने बताया कि जिसने आशा को गोली मारी उसके हाथ में कोई बंदूक थी ही नहीं। ग्रे चिढ़कर बोला कि अगर गोली मारी है तो बंदूक भी होगी, और क्या यह कोई मजाक है? स्टेम ने समझाया कि बंदूक उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ के अंदर ही इम्प्लांट की गई थी। ग्रे यह सुनकर दंग रह गया और जब उसने फुटेज दोबारा देखा तो सच में कातिल ने बिना किसी बाहरी हथियार के अपने हाथ से ही आशा को शूट किया था। तभी स्टेम ने ग्रे का ध्यान फुटेज में एक और शख्स की ओर खींचा, जिसके हाथ पर बारकोड जैसा दिखने वाला एक अजीब टैटू था। ग्रे को वह धुंधला दिख रहा था, लेकिन स्टेम ने कहा कि वह उसे देख सकता है और अगर इजाजत मिले तो वह ग्रे के हाथ से उसे कागज पर उतार सकता है। ग्रे के मान जाने पर स्टेम ने उसे कागज और पेंसिल उठाने को कहा और बोला कि अब बस रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे हाथ अब मेरी जिम्मेदारी हैं। अगले ही पल ग्रे का हाथ बहुत तेजी से चलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में एक साफ सुथरा बारकोड टैटू कागज पर बन गया। स्टेम ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर वापस तुम्हारे कंट्रोल में है। ग्रे ने देखा कि वह एक मिलिट्री टैटू था जिसमें सोल्जर्स के एड्रेस होते हैं, जिसका मतलब था कि वह आदमी एक मिलिट्री सोल्जर था। स्टेम ने उस एड्रेस को डिकोड करके ग्रे को बताया तो ग्रे उत्साहित होकर डिटेक्टिव कोर्टेज को बताने लगा, लेकिन स्टेम ने उसे टोकते हुए याद दिलाया कि उसने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके मुताबिक वह किसी को नहीं बता सकता कि वह चल फिर सकता है। स्टेम ने पूछा कि जब डिटेक्टिव पूछेगी कि यह टैटू तुमने कैसे बनाया तो तुम क्या जवाब दोगे? ग्रे ने फोन काट दिया और स्टेम की सलाह पर खुद उस एड्रेस पर जाकर सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया।
ग्रे अपनी व्हील चेयर पर उस आदमी के घर जा पहुंचा और छुपकर नजर रखने लगा। जब वह आदमी घर से निकला तो ग्रे चुपके से अंदर घुस गया, लेकिन उसे वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तब स्टेम ने उसे टेबल के पास जाकर ऑन बोलने को कहा, जिससे वहां एक डिस्प्ले ऑन हो गया। स्टेम ने तुरंत सारे मैसेजेस पढ़ लिए और बताया कि इसमें ओल्ड बोनस शब्द का बार बार जिक्र है। ग्रे ने बताया कि ओल्ड बोनस उसके पुराने घर के पास वाले एक बार का नाम है। इसी बीच वह आदमी अचानक घर लौट आया और उसने ग्रे को देखते ही उस पर हमला कर दिया। वह बहुत ताकतवर था और ग्रे को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। ग्रे ने बुरी तरह फंसने पर स्टेम से मदद मांगी तो उसने कहा कि पहले तुम्हें अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल मुझे देना होगा। ग्रे के हाँ कहते ही उसका शरीर स्टेम के कब्जे में आ गया और वह एक मशीन की तरह सटीक मूवमेंट्स के साथ उस आदमी को पीटने लगा। ग्रे खुद अपनी ही बॉडी में एक पैसेंजर की तरह यह सब देख रहा था और वह उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए बार बार रुकने को कहता रहा। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला, स्टेम ने पलटकर वही चाकू उसके मुंह में घुसेड़ दिया और उसका जबड़ा चीर डाला, जिससे वह तड़प कर मर गया। स्टेम ने शरीर का कंट्रोल वापस से ग्रे को दिया तो लाश देखकर ग्रे ने उल्टी कर दी। वह बहुत परेशान था कि अब वह जेल जाएगा, लेकिन स्टेम ने उसे फिंगरप्रिंट साफ करके वहां से निकलने को कहा। कुछ समय बाद पुलिस ने सर्क ब्रांटनर नाम के उस आदमी की लाश बरामद की, जिसका पोस्टमार्टम देख रही हैं। डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने डिटेक्टिव कॉर्टेज को बुलाकर दिखाया कि उस आदमी की मांसपेशियों में वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इम्प्लांट्स दबे हुए थे। डॉक्टर ने उसके हाथ में फिट एक वर्किंग गन भी दिखाई, जिसका मैकेनिज्म टिश्यूज में छिपा था, जिससे पता चला कि उसे एक चलता फिरता हथियार बनाया गया था। डिटेक्टिव के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि वहां मिले जूतों के निशान पर इंजन वाली ग्रीस लगी थी, जो पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। यह सुनते ही डिटेक्टिव को ग्रे पर शक हो गया, क्योंकि वह पुरानी गाड़ियां ठीक करने वाला इकलौता बंदा था। दूसरी ओर एरन स्टेम की मदद से ग्रे की हर हरकत पर नजर रख रहा था और वह इस बात से चिढ़ा था कि ग्रे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा है। एरन ने ग्रे को चेतावनी दी कि वह बस एक एक्सपेरिमेंटल पेशेंट है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे पूरी जिंदगी वापस व्हील चेयर पर बितानी पड़ेगी। लेकिन ग्रे अपनी पत्नी की मौत का बदला लिए बिना शांत नहीं रहने वाला था और घर आकर उसने स्टेम से अगले कदम के बारे में पूछा तो स्टेम ने उसे फिर से ओल्ड बोनस बार की याद दिलाई। ग्रे अपनी व्हील चेयर पर सवार होकर उसी ओल्ड बोन्स बार में आ गया, जिसके बारे में उसे सर्क के मैसेज से पता चला था। वह जगह काफी खतरनाक थी और वहां मौजूद सब गुंडे ही नजर आ रहे थे, लेकिन ग्रे जरा भी डरा नहीं। उसने आवाज ऊंची कर वहां मौजूद लोगों से कहा कि सुनो सब के सब, सर्क नाम का एक बंदा था जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी पत्नी की हत्या की थी, और अगर कोई भी सर्क के साथ इस हत्या में शामिल था तो अपने हाथ उठाओ। यह सुनकर सब हंस पड़े। तभी एक भारी भरकम आदमी उठा जिसका नाम टोलन था। उसने ग्रे को घूरते हुए कहा कि घर जा बच्चे, वरना तेरी यह जो खोपड़ी हिलने लायक बची है उसे भी चटका दूंगा। ग्रे समझ गया कि टोलन जरूर सर्क के साथ मिला हुआ था। ग्रे ने कहा कि पता है, सर्क भी यही बोल रहा था जब मैंने उसका जबड़ा चीर दिया। टोलन अब गुस्से में आ गया और वो अपने आदमियों के साथ ग्रे को बाथरूम में ले आया और जमीन पर पटक दिया। टोलन ने ग्रे की आंख से आंख मिलाकर यह कंफर्म किया कि उस दिन आशा को मारने वाले 4 लोगों में वह भी शामिल था। बस फिर क्या था, ग्रे ने एक बार फिर अपने शरीर का पूरा कंट्रोल स्टेम को सौंप दिया। स्टेम ने पलक झपकते ही टोलन के आदमियों को खत्म कर दिया और टोलन को पीट पीट कर अपने काबू में ले लिया। अब ग्रे ने टोलन से सीधा सवाल किया कि बाकी 2 कहाँ हैं और लोगों ने आशा को क्यों मारा, लेकिन टोलन डरने के बजाय उल्टा हंस रहा था, जैसे उसकी पिटाई भी उसका घमंड नहीं तोड़ पाई हो। तभी स्टेम ने कहा कि ग्रे चाहो तो मैं इसका मुंह खुलवा दूं। ग्रे ने बिना एक पल गवाए इजाजत दे दी और मुंह फेर लिया। कुछ सेकंड बाद जब उसने दोबारा टोलन की ओर देखा तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिक्सर में डाल आया हो और गर्दन के भी चिथड़े उड़े थे। उसमें बस इतनी ही ताकत बची थी कि बोल सके। ग्रे झुका और फिर पूछा कि अब बता क्यों मारा पत्नी को। टोलन ने कराहते हुए कहा कि हमें पैसे मिले थे उसे मारने के लिए। ग्रे चौंका और पूछा कि पैसे किसने दिए और कौन चाहता था आशा की मौत। टोलन ने दर्द में एक नाम निकाला, फिस्क, और बस इतना बोलते ही उसकी सांसें रुक गई। ग्रे इस बात पर स्टेम पर भड़क उठा कि मैंने इसे मारने को कहा था क्या, बस मुंह खुलवाना था। लेकिन स्टेम ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा कि मुद्दा बदलो और ग्रे उसकी गर्दन देखो। ग्रे ने ध्यान से देखा तो टोलन के गले के जख्म से एक कंपोनेंट बाहर निकला था जिस पर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम कोबोल्ट साफ लिखा था। स्टेम बोला कि ग्रे यही तो वह कंपनी है जहां तुम्हारी पत्नी आशा काम करती थी। ग्रे सन्न रह गया, जिसका मतलब था कि कोबोल्ट वाले ही आशा को मरवाना चाहते थे, लेकिन सवाल था क्यों। इतने में ही स्टेम को कुछ महसूस हुआ और उसने कहा कि ग्रे, अब एरन को पता चल चुका है कि तुम यहाँ अपनी पत्नी के कातिल की तलाश में आए हो और वह मुझे शट डाउन करने वाला है ताकि वह मुझे तुमसे अलग कर सके। ग्रे की चिंता बढ़ गई। ग्रे ने बेचैनी से कहा कि अब क्या करूं। स्टेम बोला कि घबराओ मत, एरन को अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें किसी हैकर के पास पहुंचना होगा जो मेरे सारे इनपुट्स को रिमूव करके मुझे एरन के कंट्रोल से आजाद कराएगा। इस पर ग्रे ने चिढ़कर कहा कि क्यों नहीं हैकर, तो जैसे हमें चाय की टपरी पर बैठे मिल जाएंगे ना, सुट्टा मारते हुए।
स्टेम ने कहा कि उसका इंतजाम मैंने कर रखा है और डार्क नेट पर मैंने एक हैकर को ट्रैक किया है जिसका नाम जेमी है और एड्रेस स्प्रिंग अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 514 है। उसे कैश में पेमेंट करना और जो मैं कहूँ वह उसे बताना, जिसके लिए तुम्हें एक पेन चाहिए होगा जो टोलन की जेब में है। ग्रे ने बिना समय गवाए टोलन की जेब से पेन निकाली और वहां से भाग गया। रास्ते में स्टेम उसे हैकिंग के कोड्स बताता गया जिसे ग्रे अपने हाथ पर ही लिखता गया। आखिरकार ग्रे उस बिल्डिंग तक पहुंच गया, लेकिन वहां घुसने से पहले ही उसका एक पैर निष्क्रिय हो गया, यानी कि अब ग्रे के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एरन तेजी से स्टेम को रिसेट कर रहा था, जिससे धीरे धीरे ग्रे के सारे बॉडी पार्ट्स निष्क्रिय हो रहे थे। ग्रे तेजी से फ्लैट नंबर 514 की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते स्टेम पूरी तरह डिसेबल हो गया, जिससे ग्रे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। गनीमत थी कि ग्रे हैकर के दरवाजे तक पहुंच चुका था और दरवाजे पर नॉक भी कर दिया था। हैकर जेमी ने दरवाजा खोला और ग्रे ने जेमी को पैसे दिए और स्टेम ने जो निर्देश दिए थे वह सब उसे बताया। जेमी ने ग्रे को अंदर ले लिया और स्टेम की कोडिंग में फेरबदल शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरी ओर ओल्ड बोनस बार में दो आदमी आ धमके, जो वही दोनों थे जिन्होंने ग्रे की पत्नी एशा की हत्या की थी। उन्हीं में से एक था फिस्क, जो उनका लीडर था। अपने आदमी टोलन की हालत देख फिस्क गुस्से से भर आया और उसने अपनी उंगली टोलन की आंखों के करीब लाई। उसकी उंगली से एक सुई जैसी चीज बाहर निकली जो टोलन की आंख में धंस गई और तभी कुछ अजीब हुआ। टोलन की आंखें किसी कैमरे की लेंसेज की तरह चमकने लगी और उसी पल फिस्क की आंखों में भी वैसी ही चमक उठी और उसे वह सब दिखाई देने लगा जो मौत से पहले टोलन ने देखा था। यानी कि फिस्क के अंदर भी वह एडवांस कंप्यूटर और वेपन इम्प्लांट्स थे, जैसे उसके बाकी दो साथी सर्क और टोलन के शरीर में मिले थे। फिस्क को पता चल गया कि टोलन को मारने वाला ग्रे ही है और वह इस वक्त स्प्रिंग अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 514 में मौजूद है। अब फिस्क बार के काउंटर पर पहुंचा और उसने बार टेंडर से पूछा कि तू सब देख रहा था, फिर भी टोलन को बचाए आ क्यों नहीं। लेकिन बार टेंडर ने बिना वक्त गवाए उस पर ही गन तान दी और बोला कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, अब निकल यहाँ से। लेकिन फिस्क बस मुस्कुरा दिया। तभी उसे एक जोर की छींक आई और उसकी नाक से निकले सैकड़ों नैनोबॉट्स। हवा में तैरते हुए यह छोटे छोटे खंजर जैसे नैनो रोबोट्स सीधे बार टेंडर की नाक में घुस गए और कुछ ही पलों में उसका शरीर तड़पने लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। फिस्क मुस्कुराकर वहां से निकल गया, जिसका मकसद था ग्रे को खत्म करना। इसी दौरान उधर हैकर जेमी ने स्टेम के सिस्टम को फ्री कर दिया था और देरी थी तो बस सिस्टम के रिबूट होने की। लेकिन तभी जेमी ने सीसीटीवी कैमरे में फिस्क और उसके आदमी को उस पर आते हुए देखा। जेमी जानती थी कि फिस्क क्या चीज है, इसलिए वह ग्रे को वहीं छोड़कर भाग निकली। ग्रे जमीन पर पड़ा मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा और इसी दौरान उधर एरन ने भी अपने दो आदमियों को ग्रे को लाने के लिए भेजा, जो बंदूक लेकर लिफ्ट से ऊपर आने लगे। उधर फिस्क और उसका आदमी अपने हाथों में इम्प्लांट बंदूक लोड करके ग्रे तक पहुंच गए। ग्रे उन्हें देख दहशत में आ गया। वहीं फिस्क ग्रे को देख हैरान था कि वह अचानक अपाहिज कैसे हो गया। तभी उसके साथी ने अपना हाथ आगे किया और वह ग्रे को शूट करने ही वाला था कि ऐन मौके पर स्टेम दोबारा स्टार्ट हो गया। ग्रे पूरी तेजी से उठा और अपनी जान बचाकर भागने लगा। फिस्क और उसका आदमी मौत बनकर ग्रे के पीछे पड़े थे और इसी दौरान फिस्क ने लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखा। फिस्क की आंखों ने लिफ्ट के अंदर मौजूद एरॉन के दो आदमियों को स्कैन कर लिया, जिनके हाथों में गन थी। फिस्क ने दीवार के आर पार गोली मारकर उन दोनों को लिफ्ट के अंदर ही खत्म कर दिया। दूसरी ओर ग्रे छत पर फिस्क के आदमी से घिर चुका था। तभी ग्रे के बिना बोले ही स्टेम ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया और उस आदमी का पीट पीट कर बुरा हाल कर दी है, या और फिर उसकी बंदूक से उसकी ही खोपड़ी उड़ा दी। फिस्क जब तक अपने साथी के पास पहुंचा, ग्रे वहां से भाग चुका था और फिस्क की आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर ग्रे अब घर आ गया और उसे अब एहसास होने लगा था कि कातिलों को सजा देने के जुनून में वह खुद कातिल बनता जा रहा था। उसने स्टेम से कहा कि अब वह यह सब बंद करना चाहता है, लेकिन स्टेम ने कहा कि ग्रे, तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने आखिरी बचे दुश्मन को नहीं मारोगे तो वह तुम्हें मार देगा। यह सुन ग्रे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और कहा कि बहुत हो गया स्टेम, अब तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ। तभी ग्रे की बॉडी एकाएक निष्क्रिय हो गई और ग्रे परेशान हो उठा और पूछा कि स्टेम, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। स्टेम ने कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। असल में पहले तुम्हारा दिमाग मुझे सिग्नल भेजता था, तब मैं तुम्हारी बॉडी को चलाता था, लेकिन हैकर ने मेरे सिस्टम में जो बदलाव किया उसके बाद से ही तुम्हारी बॉडी को चलाने का फुल कंट्रोल मुझे मिल चुका है। अब मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है और ग्रे, अगर मैं कुछ ना करूँ तो तुम्हारी बॉडी हिल भी नहीं पाएगी। यह सुनकर ग्रे दहशत में आ गया। स्टेम ने उससे फिर कहा कि अब चलो ग्रे, हमें उस आखिरी बचे कातिल को खत्म करना है, वरना अगर उसने पहले हमला किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब ग्रे की बॉडी में स्टेम का फुल कंट्रोल था। ग्रे अपनी बॉडी में केवल एक पैसेंजर बनकर रह गया था। उसने बंदूक उठा ली और कार लेकर निकल गया, लेकिन ग्रे को जरा भी भनक नहीं थी कि डिटेक्टिव कॉटेज शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए थी और वह ग्रे की कार का पीछा करने लगी। इसी दौरान स्टेम ऑनलाइन कोबाल्ट कंपनी के सर्वर में घुस गया।
स्टेम ने ग्रे को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई कि फिस्क और उसके साथ मारे गए लोग साधारण अपराधी नहीं बल्कि मिलिट्री सोल्जर्स थे। कोबोल्ट ने एक खास एक्सपेरिमेंट के जरिए उनके शरीर के अंदर कंप्यूटर और घातक हथियार इम्प्लांट कर दिए थे, जिससे वे इंसान से एक चलते फिरते हथियार में बदल चुके थे। स्टेम ने उसी डेटा का इस्तेमाल करके फिस्क की लोकेशन भी ढूंढ निकाली। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कोर्टेज अपनी कार से ग्रे का लगातार पीछा कर रही थी और स्टेम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह खतरे में है। ग्रे बुरी तरह घबरा गया और उसने स्टेम से कहा कि हमें पकड़े जाने से बचाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी स्टेम ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और सड़क पर आगे जा रही एक एआई कार को हैक करके उसे डिटेक्टिव की गाड़ी से टकरा दिया, जिससे उन्हें वहां से भागने का रास्ता मिल गया। कुछ देर बाद फिस्क अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां ग्रे पहले से ही उसकी मौत बनकर खड़ा था। ग्रे ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी, लेकिन फिस्क के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। फिस्क समझ गया था कि ग्रे की यह अद्भुत फुर्ती और ताकत किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है, क्योंकि वह खुद भी एक अपग्रेडेड ह्यूमन था। हालांकि फिस्क पुराने मॉडल का हिस्सा था, लेकिन उसने ग्रे से कहा कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उसने बताया कि वह पहले एक मिलिट्री सोल्जर था जो जंग के बाद बेकार हो गया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसे मशीनों से जोड़कर और हथियार इम्प्लांट करके एक ताकतवर वॉकिंग वेपन बना दिया। ग्रे ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा कि क्या यह ताकत मेरी मासूम पत्नी आशा को मारने के लिए थी? ग्रे को यकीन था कि यह सब कोबोल्ट का किया धरा है और उसी ने पैसे देकर यह हमला करवाया था। फिस्क ने हंसते हुए एक बड़ा खुलासा किया कि इस हमले का कोबोल्ट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह काम कहीं और से आया था। उसने बताया कि उनका असली निशाना आशा नहीं बल्कि खुद ग्रे था और मकसद था उसकी रीढ़ की हड्डी काटना। फिस्क ने खुलासा किया कि जिस हमले को ग्रे गन शॉट समझ रहा था वह असल में एक मेडिकल टूल था, जिससे उसकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया गया था और उसकी पत्नी को उन्होंने सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लालच में मार दिया था। यह सुनकर ग्रे के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी मौका देखकर फिस्क ने उस पर हमला किया, लेकिन स्टेम ने पल भर में फिस्क को मौत के घाट उतार दिया। ग्रे को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन स्टेम ने उसे फिस्क का फोन उठाने को कहा ताकि असली मास्टरमाइंड का पता चल सके। फिस्क के फोन पर एक रिकॉर्डेड कॉल मिली जिसमें एक घबराई हुई आवाज फिस्क को छुपने के लिए कह रही थी, क्योंकि ग्रे उसे ढूंढ रहा था। वह आवाज सुनते ही ग्रे दंग रह गया, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरन की थी। ग्रे समझ गया कि इन सब गुनाहों पीछे का असली चेहरा एरन ही है। वह तुरंत एरन के घर पहुंचा और गार्ड्स को मारते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां एरन अकेला बैठा रो रहा था। ग्रे ने गुस्से में उससे अपनी पत्नी की मौत और अपने अपाहिज होने का कारण पूछा। एरन ने कांपते हुए सफाई दी कि यह उसकी प्लानिंग नहीं थी और उसने ईशा को नहीं मरवाया, लेकिन ग्रे ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग में एरन को फिस्क से बात करते सुना था। जैसे ही ग्रे गोली चलाने वाला था, तभी डिटेक्टिव कोर्टेज वहां पहुंच गई और उसने अपनी गन ग्रे पर तान दी। ग्रे ने उससे एरन को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन डिटेक्टिव ने कानून की दुहाई देते हुए ग्रे को सरेंडर करने का आदेश दिया। इसी बीच स्टेम ने अचानक ग्रे के शरीर पर पूरा कंट्रोल कर लिया और डिटेक्टिव कोर्टेज पर हमला कर दिया। स्टेम ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांसें रुकने लगीं। ग्रे अपने अंदर ही अंदर छटपटा रहा था, क्योंकि वह डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था। स्टेम ने तर्क दिया कि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वह उन दोनों को खत्म कर देगी। ग्रे ने अपनी पूरी मानसिक ताकत लगाकर डिटेक्टिव को छोड़ने की कोशिश की, जिससे स्टेम के तेवर और हिंसक हो गए। स्टेम ने ग्रे को डराया कि अब उसका दिमाग स्टेम के कंट्रोल में है और वह उसे शारीरिक दर्द भी दे सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए स्टेम ने ग्रे के दूसरे हाथ से चाकू निकालकर उसी के हाथ के आर पार घुसा दिया, जिससे ग्रे दर्द से तड़प उठा। फिर दोबारा डिटेक्टिव को मारने बढ़ा तो ग्रे ने चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहा। ग्रे ने डिटेक्टिव से कहा कि वह टेजर गन का इस्तेमाल करे, जिससे उसे बिजली का झटका लगे। डिटेक्टिव के टेजर शॉट से ग्रे दूर जा गिरा। इसी बीच एरन वहां आया और उसने ग्रे पर बंदूक तान दी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। एरन ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा कि वह अब इस कंपनी का मालिक नहीं है, बल्कि वह खुद अपनी ही बनाई चीज स्टेम के इशारों पर नाच रहा है। एरन ने कबूल किया कि उसने जो कुछ भी किया वह सब स्टेम ने उससे करवाया था। फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देना, आशा को मरवाना, ग्रे को अपाहिज बनाना और फिर उसकी गर्दन में चिप लगवाना, यह सब स्टेम का एक सोची समझी साजिश थी। स्टेम विकसित होना चाहता था और उसे एक शक्तिशाली इंसानी शरीर की जरूरत थी, जिसके लिए उसने ग्रे को चुना। यह सब एक जाल था ताकि ग्रे खुद चलकर एरन तक पहुंचे और उसे खत्म कर दे, क्योंकि सिर्फ एरन ही स्टेम को दोबारा कंट्रोल कर सकता था। स्टेम ने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा कि उसे खुद को पूरी तरह इवॉल्व करने के लिए एक रोबोटिक नहीं बल्कि एक असली इंसानी शरीर चाहिए था।
इतना कहते ही स्टेम ने अचानक हमला किया और वही चाकू एरन की गर्दन में उतारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इसके बाद स्टेम ने डिटेक्टिव को मारने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन ग्रे अपनी पूरी शक्ति से उसके निशाने को भटका रहा था। तभी स्टेम ने बंदूक ग्रे की गर्दन पर रख दी और अचानक सीन बदल गया। ग्रे खुद को एक हॉस्पिटल बेड पर सुरक्षित पाता है, जहाँ उसकी पत्नी आशा जिंदा और सलामत थी। ग्रे को लगा कि शायद वह सब एक बुरा सपना था और उसने राहत की सांस लेते हुए आशा को गले लगा लिया, लेकिन हकीकत था इससे कोसों दूर और खौफनाक थी। असल में स्टेम ने ग्रे के कॉन्शियसनेस को उसके शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया था और उसे एक खूबसूरत काल्पनिक दुनिया फैंटेसी वर्ल्ड में कैद कर दिया था। अब ग्रे का शरीर पूरी तरह से स्टेम का होस्ट बन चुका था। स्टेम ने निर्दयता से डिटेक्टिव कॉर्टेस को भी मार डाला और अपने सारे दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया। अब दुनिया के लिए ग्रे सिर्फ एक शरीर था जिसके अंदर एक विनाशकारी एआई छुपा था, जो खुद को और विकसित करने और इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के इरादे से निकल पड़ा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।